नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी जीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 2 लेके आ चुका हूँ। देखिए मैराथन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो हिमाचल का ऐसा जिला जिसकी लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है तो है आपका चंबा जिला। देखिए चंबा जिला ऑप्शन नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता दर लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। अच्छा कम थी तो कितने परसेंट थी, तो सबसे कम थी इसकी 73.19%। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए सबसे ज़्यादा किस जिले की साक्षरता दर थी। तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जिसकी 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट थी वो था आपका हमीरपुर। अच्छा हमीरपुर की कितने परसेंट थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमीरपुर की बात करें तो उसकी 89.01%। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 89.01% थी आपकी हमीरपुर की। अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ओवरऑल हिमाचल की लिटरेसी रेट भी पूछ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो 82.80% है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो टोटल हिमाचल की 82.80 है और पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है 89% है और सबसे कम जो है आपकी चंबा ज़िले की। और भी ऑप्शन में बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है इसके अलावा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का अगर लिटरेसी रेट की बात करूँ तो ये भी जो है यहाँ पर अगर इसकी भी बात की जाए तो ये भी काफ़ी कम था। लाहौल स्पीति में भी 77% लोग ही पढ़े लिखे थे 2011 के अनुसार। और अगर बात करें आपकी ऊना ज़िले की तो ऊना ज़िले में तो काफ़ी लोग पढ़े हुए थे। ऊना की बात करें तो ऊना की लिटरेसी रेट सेकंड नंबर पे थी 87.23%। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप भी हमारे जीबीटी एंट्रेंस की फ्री जीके स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अच्छा बात करें, ये तो हमारे हिमाचल की लिटरेसी रेट की बात की गई थी। अच्छा बात क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो 2011 के अनुसार कितना था। तो अगर बात की जाए लिंग अनुपात की, हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात था, सेक्स रेशो था, वो था 9:7 972। सीधा क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो 972 है। अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस जिले का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है। तो वो भी हमीरपुर का ही है। हमीरपुर का ही साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और हमीरपुर का ही लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1096 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि 1096 जो है लिंग अनुपात है हमीरपुर का। और अगर बात की जाए सबसे कम लिंग अनुपात हिमाचल के किस जिले का है तो है आपके किन्नौर का। किन्नौर का कितना है? 818। तो ये भी आपको याद रखना है। लिंग अनुपात टोटल हिमाचल का ओवरऑल 972 है, हमीरपुर का 1096 है, सबसे ज़्यादा है सभी जिलों में, और किन्नौर का सबसे कम है 2011 के अनुसार। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बार बार बताता हूँ, तो डाटा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से अपने माइंड में बिठाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है। अगर बात की जाए, एक बुक है जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला, और इस पहाड़ी चित्रकला बुक की जो राइटर है वो कौन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ये परीक्षाओं में ये बात बार बार पूछी जाती है। तो पहाड़ी चित्रकला जो बुक है ये लिखी गई है किशोरी लाल वैद्य के द्वारा। तो किशोरी लाल वैद्य जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला। अच्छा पहाड़ी चित्रकला तो इन्होंने लिखी है, लेकिन ऑप्शन में नाम दिया है टी.एस. नेगी। टी.एस. नेगी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। तो टी.एस. नेगी के द्वारा बुक जो लिखी गई है उसका नाम है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टी.एस. नेगी के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन में है वाइस परमार। वाइस परमार की बात करें तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी पॉलेंड्री इन हिमालयाज, और दूसरी थी इनके द्वारा गोरखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्करी। तो याद रखना है वाइस परमार की जो किताबें हैं, एक तो है पॉलेंड्री इन हिमालयाज और दूसरी है इनकी बुक कौन सी, गोरखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्करी। तो ये किताबें जो है वाइस परमार के द्वारा लिखी गई है। और एक है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट्स। तो हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट बुक जो लिखी है वो भी
बचपन सिंह परमार के द्वारा ही लिखी गई है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि आपकी के.आर. भारती का नाम दिया है, तो के.आर. भारती के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश का इतिहास। तो ये किताब किसने लिखी है, हिमाचल प्रदेश का इतिहास, तो ये लिखी है आपकी के.आर. भारती। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक किसने लिखी है, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक लिखी है विक्रम कायस्थ। तो विक्रम कायस्थ के द्वारा जो बुक लिखी है वो लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी। और अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि आप ये बताइए कि धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, हिमालय पर लाल छाया, लाजो और मृगतृष्णा, ये किताबें किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताबें एक ही व्यक्ति शांता कुमार। तो शांता कुमार की बात करें, हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी से जो ये इन्होंने चुनाव लड़ा था। और अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारी किताबें जो कि मैंने आपको बता दी है, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, मृगतृष्णा, लाजो और हिमालय पर लाल छाया। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सुनोगे, पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। किताब है हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट। तो हिमालयन आर्ट जो बुक है, इसके राइटर जो है वो है आपके जेसी फ्रैंक, जेसी फ्रैंक। तो जेसी फ्रैंक है वो है आपके हिमालयन आर्ट के, और एक हिमालयन सर्किट है उसके है जीडी खोसला। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बुक और कर लो, उस बुक का नाम है किन्नर लोक साहित्य। तो ये किताब इस बार पूछ ही जा सकती है जेबीटी एंट्रांस में या टीजीटी टेट में। तो किन्नर लोक साहित्य जो है वो DBR शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म की जो प्रथम तीर्थंकर है वो थे आपके ऋषभनाथ, और ऋषभनाथ को ही जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। देखिए, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, एंट्रांस में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो अगर 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और अगर बात करें 24वें तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी हैं। इनके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 नाम ऑप्शन में दिए। तो अजितनाथ दिया है, अजितनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो ये दूसरे, तो याद रखना जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर तो बोलेंगे अजितनाथ, पहले ऋषभनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें जो थे वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन थे, 24वें थे महावीर स्वामी। अच्छा, अगर बात करें अरष्ट नेमी की, अरष्ट नेमी जिनको नेमीनाथ के नाम से भी जाना जाता था, ये जो जैन धर्म के थे वो कौन से तीर्थंकर थे, वो थे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर। अच्छा, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपने महावीर स्वामी को बोला है। महावीर स्वामी की बात करें, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। और अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली, जो कि इनके पहले शिष्य भी थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो किस नदी के किनारे और किस पेड़ के नीचे होती है, तो रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष या बट वृक्ष भी इसको कहते हैं। तो रिजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे जैन धर्म में कैवल्य भी कहा जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन और पिछले बार भी टेट और एंट्रांस परीक्षा में आया था कि जो महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ये भी आपको याद रखना है, क्या नाम था, वर्धमान था। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ये परीक्षाओं में आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। और अगली क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल आपसे जरूर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। वर्तमान में भारत की जो शिक्षा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी।
पहले भी यही थे, लेकिन अच्छा काम देखते हुए अब दोबारा इनको जो है भारत की शिक्षा मंत्री के रूप में मोदी की जो तीसरी मोदी जी के जो मंत्रिमंडल बना है उसमें दोबारा एक बार इनको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अच्छा, बात करें कैबिनेट मंत्री की, तो सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत की रक्षा मंत्री है। उसी प्रकार अगर बात करें अमित शाह, तो अमित शाह क्या है, तो अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भारत की गृह मंत्री है। तो गृह मंत्री अमित शाह है। और राजनाथ सिंह क्या है, तो राजनाथ सिंह की बात करें तो ये भारत की रक्षा मंत्री है। उसी प्रकार परिवहन मंत्री, तो भारत की सड़क एवं परिवहन मंत्री है आपके नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी कौन से मंत्री है, सड़क एवं परिवहन मंत्री। अगर बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये क्वेश्चन इस बार कहीं ना कहीं टेट में या जीबीटी एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। तो आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है श्री जगत प्रकाश नड्डा। कौन है, श्री जगत प्रकाश नड्डा। तो श्री जगत प्रकाश नड्डा आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपकी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त मंत्री, तो भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन विदेश मंत्री भी पूछ सकता है। अच्छा, विदेश मंत्री की बात करें तो विदेश मंत्री कौन है, तो अगर विदेश मंत्री की बात की जाए तो है आपका डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिजली मंत्री या आवास या शहरी कार्यालय मंत्री, तो है आपके मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, अगर बात करें आपकी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री है वो है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल क्या की बात करें तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है। अच्छा, अगर बात करें पंचायती राज मंत्री या पशुपालन मंत्री, तो है आपकी राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। तो लल्लन सिंह जो है वो भारत की पंचायती राज मंत्री है। उसी प्रकार अगर बात करें नागरिक विमान मंत्री, तो किरण किंजरापू है। अच्छा, आपके कपड़ा मंत्री, तो कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह। कौन है, गिरिराज सिंह। उसी प्रकार आपके संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। पर्यावरण मंत्री बहुत बार पूछा गया है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, तो है अश्वनी वैष्णव। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कोयला मंत्री पूछा जाएगा तो जी किशन रेड्डी है। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूछा जाएगा तो हरदीप सिंह पुरी है। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी आपको पता होनी चाहिए, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। देखो, मैं आपको जो एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ स्टूडेंट, ये आपको लिख लेनी है। थोड़ा फास्ट ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन फास्ट बोलने का एक कारण है कि मैराथन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने सीरीज में कवर करवाना, ये है फास्ट बोलने का कारण। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बोले तो पेपर का टाइम आपका आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अपनी परीक्षाओं के लिए अपने चीज़ों में कवर कर सको, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा और इतनी फास्ट तरीके से ये चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अच्छा, प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 को हुआ। तो एग्जिट बोले तो 23 जून 1757। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। किसने हराया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। और यहाँ से जो है अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में और अधिक हो गया था। इस बात को आपने याद रखना। प्लासी के युद्ध के अलावा आपको बक्सर का युद्ध पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। देखो, ये क्वेश्चन आपसे सीधे तो नहीं, लेकिन परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जा सकते, इसीलिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि क्वेश्चन जैसे भी आए, लेकिन आपसे गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। उसी प्रकार तराइन का पहला युद्ध, तो तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और पहले युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर हुआ था आपका तराइन का दूसरा युद्ध। बोले कब हुआ था सर? 1192 में। इस युद्ध में जीत हुई थी किसकी? इस मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में हराया और पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया। मतलब कि एक युद्ध में एक दूसरे को हराया दोनों ने ही। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका चंदावर का युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार होती है। जयचंद गुजरात के राजा थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में। और तीसरा हुआ था 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली है उसने मराठों को हराया था। तो पानीपत के किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? तो तीसरे युद्ध में हराया। और दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया। और पहले युद्ध में बाबर ने किसको हराया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबर ने हराया था हेमू विक्रमादित्य को। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चौसा का युद्ध पूछा जाएगा। चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, दो युद्ध है। चौसा के युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था 1539 में शेरशाह सूरी और बाबर के मध्य। और 1540 में जो लड़ा गया था वो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, वो लड़ा गया था 1540 में। ये भी शेरशाह सूरी और इसी के बीच लड़ा गया था। तो दोनों के दोनों युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बोलने जा रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अगर बात करें सांची की स्तूप की, तो सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था वो करवाया था अशोक के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शताब्दी में करवाया गया? तो इसने सांची का जो स्तूप का निर्माण है वो 3री शताब्दी में करवाया। अच्छा, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसको यूनेस्को में जो जोड़ा गया था वो 1989 में जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगर बात करें सांची के स्तूप की खोज की, तो इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना। अशोक की बात करें तो अशोक के द्वारा एक फेमस युद्ध लड़ा गया था जो था कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध अशोक ने कब लड़ा? तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी में। इस बात को आपने याद रखना। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है वो फेमस राजा थे किस धर्म के? तो बोलेंगे कुषाण वंश के। तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे आपके कनिष्क। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो परीक्षा में। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी 322 ईसा पूर्व में। किसको हराया था? तो नंद वंश के राजा धनानंद। तो नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को जो हराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बंदर वैली इज इन बीच डिस्ट्रिक्ट। देखिए, बंदर घाटी किस जिले में है? तो अगर बंदर घाटी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो बंदर घाटी हिमाचल के चंबा में। अगर बंदर घाटी की बात करें तो इसको रावी घाटी और दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है। उसी प्रकार अगर बात करें बंदर घाटी को आपने दूध एवं शहद की घाटी बोला है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपकी ऐसी कौन सी घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है वलय घाटी। वलय घाटी वही जिसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जिसको सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो वलय घाटी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। अच्छा, मंडी की बात करते हैं। मंडी में सर कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो मंडी में आपकी एक तो आपने वलय घाटी बोली, वलय के अलावा चौहार घाटी ये भी मंडी में है, चौंतरा घाटी ये भी मंडी में है, इमला बिमला घाटी ये भी कहाँ पर है? मंडी में है। तो चौहार घाटी, चौंतरा घाटी और इमला बिमला घाटी ये सारी की सारी कहाँ पर है? आपकी मंडी जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में
पूछी जाती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इसके अलावा किन्नौर में एक फेमस घाटी है जिसको बोलते हैं बसपा घाटी। अब बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि बसपा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है कि हिमाचल की ऐसी कौन सी घाटी है जो कि सबसे सुंदर घाटी है और उसको सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी बसपा घाटी। कौन सी है? बसपा घाटी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपकी है कांगड़ा घाटी, जो कि धौलाधार तथा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। हिमाचल की ऐसी घाटी जिसको क्यारदादुन घाटी भी कहा जाता है, तो क्यारदादुन घाटी कहा जाता है पोंटा घाटी को। और पोंटा घाटी कहाँ पर है? सिरमौर जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल की वो कौन सी घाटी है जिसको रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है पब्बर घाटी को। तो पब्बर घाटी जिसे रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है कि पोरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो पोरी मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो पोरी फेयर की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में होता है पोरी फेयर। अच्छा, पोरी फेयर लाहौल स्पीति में होता है। लाहौल स्पीति में ही आपका गोची फेस्टिवल होता है, आपका हालदा फेस्टिवल होता है जो कि दिवाली की तरह होता है, सीसू मेला होता है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ होती है? लाहौल स्पीति में होती है। अच्छा, लाहौल स्पीति की आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपके लाहौल स्पीति के अलावा और कहाँ का पूछ सकता है, तो लाहौल स्पीति के अलावा आपसे और जो है वो किन्नौर का पूछा जा सकता है। किन्नौर में होता है आपका फुलेज फेस्टिवल। तो फुलेज फेस्टिवल कहाँ होता है? तो फुलेज फेस्टिवल आपके किन्नौर में, याद रखना है। फुलेज होता है किन्नौर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, फुलेज भी पूछा जा सकता है। अच्छा, फुलेज के अलावा सोलन में होता है आपका शूलिनी मेला। शूलिनी मेला कब मनाया जाता है? तो जून के माह में शूलिनी मेला मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शूलिनी माता के लिए समर्पित है शूलिनी मेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, सिरमौर में रेणुका जी का अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है जो कि दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। तो रेणुका जी का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? तो रेणुका जी का मेला दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो मनाया जाता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो आपके सिरमौर के रेणुका नामक स्थान पे मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है सिरमौर का। और सिरमौर में ही आपका जो है वो त्रिलोकपुर मेला लगता है जो कि ऊना सिरमौर में लगता है। अगर बात करें इसके अलावा आपकी लोसर फेस्टिवल की, तो लोसर बहुत बार पूछा जाता है। तो लोसर फेस्टिवल आपके लाहौल स्पीति में भी होता है और किन्नौर में भी होता है। एक नव वर्ष का त्यौहार है जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है, उसका नाम है लोसर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अच्छा, गौरी देवी के टिब्बे की बात हो रही है। देखिए, आज थोड़ा सा मैराथन चल रही है, तो शॉर्ट में भी चल रहा हूँ, फास्ट भी चल रहा हूँ, बहुत डिटेल से बात नहीं कर रहा हूँ। और मेरा यही अब लक्ष्य है कि अंत के दिनों में जल्दी से क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करवाया जाए ताकि आपका रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से हो सके। देखिए, मैं जीबीटी एंट्रांस के लिए अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई टेट के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये लाभकारी साबित होने वाली है। जीके हर स्टूडेंट के लिए लाभकारी है। अगर आप जीके है ये, और ये टेट परीक्षाओं का और जीबीटी एंट्रांस का मिक्सअप जीके मैंने शामिल किया है, तो आपको ये पूछा जा सकता है। अच्छा, गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर है? तो गौरी देवी का टिब्बा बोले तो सर चंबा में है। गौरी देवी के टिब्बे के अलावा एक और टिब्बा चंबा में है जिसका नाम है नरसिंह टिब्बा। तो नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा दोनों कहाँ पर है? चंबा में। चंबा की में और कौन कौन सी चोटियाँ हैं? तो पीर पंजाल चोटी, कैलाश चोटी और बराकंडा चोटी। ये कहाँ पर है? बहुत बार पूछा गया कैलाश चोटी कहाँ पर है, तो कैलाश चोटी चंबा के भरमौर में है। और चंबा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी पीर पंजाल रेंजेस। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सोलन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोलन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट करोल, क्योंकि सोलन का रोल हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत रहता है, इसीलिए वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट करोल। अच्छा, बात की जाए कांगड़ा की, तो कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी, तो है आपकी बहादुरपुर। तो बहादुरपुर किला और बहादुरपुर चोटी कहाँ पर है? तो बोलेंगे बिलासपुर में। इस बात को आपने याद रखना, ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो है शिला।
शिला की हाइट की बात करें तो 7026 या 7025 मीटर कई किताबों में दी गई है। तो शिला जो है वो क्या है, शिला सबसे ऊंची चोटी है किन्नौर की और पूरे हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन विच ईयर वाज द भाखड़ा डैम बिल्ट। देखिए भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया। अगर भाखड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध जो है वो बनाया गया था 1963 में। देखिए अगर भाखड़ा बांध की बात करें तो ये किस नदी पर है, तो भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर निर्मित है और यहीं पर है गोविंद सागर झील। इसी बांध पर एक झील, एक कृत्रिम झील बनी है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है वो है आपकी गोविंद सागर झील। कब बनी, 1963 में बनी सर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व की या पूरे एशिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षणी ग्रेविटी डैम पर बनी जो बांध कौन सा है, तो है आपका भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध पूरे विश्व का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षणीय बांध है, ये बात आपको याद रखनी है। और पंडित नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा इस बांध को, भाखड़ा बांध को न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, तो न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया हिंदी में बोले तो पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर। तो पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर भारत के किस झील को कहा गया है नेहरू के द्वारा, तो वो कहा गया गोविंद सागर झील या भाखड़ा नंगल बांध को। और इसी बांध पे भारत की, हिमाचल की सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो प्रथम बार नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो ये दिया गया था 1901 में। अब 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो प्रथम बार नोबेल पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूनेट को दिया गया, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अच्छा, छठा क्षेत्र इसका बाद में छूटा, तो छठा क्षेत्र जो इसका था वो था अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, तो बोलेंगे 1969। अब नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार जो पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, इनको 1913 में नोबेल मिलता है। ये बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल कब मिला, तो इनको नोबेल मिलता है 1913 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये नोबेल आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था, तो 1913 में। कौन सी किताब किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला। और किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर की फील्ड में। तो साहित्य के क्षेत्र में मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, इस बात को आपने याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो पहली भारतीय महिला जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो थी मदर टेरेसा। अभी हाई कोर्ट के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो सबसे ज़्यादा बार मिला है रेड क्रॉस को। और रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ परीक्षाओं में पूछी जाने वाली चीज़ है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विडाल परीक्षण किस रोग की जांच से संबंधित है। अगर विडाल परीक्षण की बात करें तो ये टाइफाइड से संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करके जाए कि विडाल परीक्षण क्या है। तो विडाल परीक्षण जो है वो किससे संबंधित है, आपकी टाइफाइड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो हिमाचल प्रदेश की वर्तमान गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी है, इस बात को आपने याद रखना। देखिए शिव प्रताप शुक्ला जी वर्तमान में हिमाचल के गवर्नर है। ये जो है इनके द्वारा अभी शपथ दिलाई गई है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट बोले तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया। तो हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस, नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं गुरमीत सिंह संधावालिया जी। और इनको जो शपथ दिलाई है वो दिलाई है शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किसने लिखी, तो उसने कहा था जो लिखी थी वो लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा एक प्रसिद्ध कहानी लिखी जाती है जिसका नाम है उसने कहा था। अच्छा, ये तो आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि
पंचतंत्र बुक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र बुक के लेखक है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? तो अगर अर्थशास्त्र की रचयिता की बात करें तो वो है आपकी चाणक्य। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुद्रा राक्षस की लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस की रचयिता विशाखा दत्त है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहनामा, तो शाहनामा किसने लिखी? तो शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। गीत गोविंद लिखी है जयदेव किरण ने। अब भारत भारती लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। और एक किताब आपको और याद रखनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम लिखी है नयनतारा सहगल के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर 2024 दिया गया था? वो दिया गया था ओपेनहाइमर। लेकिन ओपेनहाइमर को 2024 में मिला, लेकिन 2025 में किसे मिला? तो 2025 में जो मिला है वो मिला एनोर मूवी, एनोर। तो एनोरा को जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है एनोरा मूवी को। तो एनोरा मूवी को ये पुरस्कार दिया गया, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये एनोरा मूवी में जो है वो अगर बात करूँ मैं तो एनोरा मूवी को ये पुरस्कार 2025 में ऑस्कर का मिला है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने एड्रियन बॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है माइकी मेडिसन। तो माइकी मेडिसन और एड्रियन बॉडी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो बने हैं वो सीन बेकर। तो सीन बेकर जो है वो डायरेक्टर बने हैं। बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब जीता है 2025 ऑस्कर अवार्ड में। अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ये मूवी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो अभिनेत्री जो बनी है वो बनी है आपकी माइकी मेडिसन। तो माइकी मेडिसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है। और अभिनेता जो बेस्ट हीरो का अवार्ड जीता है वो जीता है एड्रियन बॉडी ने। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीता है सीन बेकर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस? आप स्कूल में ज्वाइन आपने किया होगा। इसका आदर्श वाक्य है मैं नहीं परंतु आप, नॉट मी बट यू। तो नॉट मी बट यू ये आदर्श वाक्य है, ये मोटो है एनएसएस का। एनएसएस की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और मैं नहीं बट आप, ये इसका आदर्श वाक्य है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी आपकी 16 जुलाई 1948। तो याद रखना है 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एकता और अनुशासन जो है वो इसका आदर्श वाक्य है, इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।